हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है यह फुल वीडियो होगा, अर्थात इसमें 150 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जो भी जिस भी क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट हो उसको क्रिस्टल क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट रटने से, फैक्ट याद करने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप लोगों के डाउट क्लियर ना हो। तो कोशिश करिएगा कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों में, या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में उनके द्वारा जो है वकालत नहीं की जा सकती है सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा की जो पहली बैठक का आयोजन किया गया था 13 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। देखिए राज्यसभा का जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हुआ था, जिसके सभापति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और गठन के समय राज्यसभा का जो नाम था वह काउंसिल ऑफ स्टेट था, जिसे अगस्त 1954 में बदल करके राज्यसभा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा रूस के, अवशिष्ट शक्तियां सिद्धांत जो है वो केंद्र कनाडा के संविधान से, और विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना की भाषा रूस के संविधान से नहीं ली गई है। अगर बात करें हम प्रस्तावना की भाषा की तो इसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना की भाषा है रूस नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया था? चौथा, सातवां, 11वां या फिर 24वां? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवां संविधान संशोधन जो 1956 ईस्वी में किया गया था। इसमें ही प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सातवां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? संघ लोक सेवा आयोग, इसका प्रावधान किया गया है 330 में, महाधिवक्ता का प्रावधान 332 में, भारत के निर्वाचन आयोग 324 और भारत का उच्चतम न्यायालय 350। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग। इसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 324 में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 315 में है, महाधिवक्ता का 165 में, भारत का उच्चतम न्यायालय इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। और वो कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं किए गए हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु में। देखिए भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा तथा संघ शासित क्षेत्र जो दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दमन दीव और अनुसूचित जन, यहाँ पे क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण नहीं है। ठीक है, ये जो राज्य आपको बताए गए हैं इसमें लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? युद्ध, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आंतरिक अशांति जो है आपातकाल का आधार नहीं हो सकता है। पहले था जो आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल को लागू किया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द की जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को उसमें क्या किया गया, जोड़ा गया और आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि अब जो है आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक अशांति। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था? 82वां, 84वां, 86वां या फिर 88वां? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि 45 इसमें जो है अनुच्छेद 45 जोड़ा गया और इसी में प्रावधान किया गया था कि बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को किया जाएगा। ठीक है, इसमें अंतर स्थापित किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा यह इसका सुलेखन किया गया था। देखिए, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितीय किया था। ठीक है, इसका जो अलंकरण किया गया था वह किया गया था वो क्या कहते हैं, नंदलाल बोस द्वारा, लेकिन इसका जो हिंदी में सुलेखन किया गया था वह वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन से संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां और 31वां। 7वीं संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया और 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित कर दी गई थी। तो 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडलीय सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसमें आपको बताना है कि आगत क्रम में इनका सही जो है क्रम के हिसाब से इन्हें लगाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। इसमें देखिए प्रश्न में जो दिए गए अधिकारियों का जो अग्रता क्रम है, इसमें जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश पहले आएगा, फिर संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, उसके बाद आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर आ जाएगा आपका मंत्रिमंडल सचिव। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा? इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164 में इसका प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। इसका देखिए मूल अधिकार की जो बात की गई है भाग 3 में 12 से 35 तक किया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और मूल अधिकारों को जो तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके साथ जो है आपका अल्पसंख्यकों को अधिकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कुछ अनुच्छेद ऐसे जो हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30। यह मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बल्कि और इन्हें छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वह भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 और इसमें अल्पसंख्यकों का अधिकार जो अनुच्छेद जो 30 है यह, ठीक है, यह दोनों अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4। निम्नलिखित में से किस एक्ट के बारे में मजदूरों ने कहा इस एक्ट के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है? किस एक्ट के बारे में यह वक्तव्य दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके बारे में वक्तव्य दिया गया था कि यह सुधार जो है केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संविधान की संघीय विशेषता है? एकल सरकार, एकल नागरिकता, शक्तियों का विभाजन या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 और 4। यह जो है संघीय विशेषता के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, यह संघीय लक्षण है। जबकि एकल सरकार और एकल नागरिकता, यह एकात्मक सरकार की या एकल नागरिकता, ये जो प्रावधान है वह एकात्मक सरकार की व्यवस्था है। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें जो जैसे संविधान में संघीय व्यवस्था या संघीय स्वरूप की जो विशेषताएं हैं उसमें दोहरी सरकार, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका, ये सभी जो है संघीय लक्षण के स्वरूप हैं। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में, या फिर अधीनस्थ न्यायालय में। ये देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या फिर एडहॉक न्यायाधीश की जो नियुक्ति है केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ठीक है। उच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है राज्य न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन जो दी जाती है राज्य की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से, भारत की संचित निधि से, या फिर भारत की आकस्मिकता निधि से। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन दी जाती है। अगर यहाँ पे वेतन होता तो यह हो जाएगा जिस राज्य में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्यरत होता है उस राज्य की संचित निधि से उससे वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। लेकिन उसकी रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तब उसे जो भत्ते और पेंशन जो प्राप्त होती है वह जो है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है, न कि राज्य की। ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वह बस एक ही राज्य में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, वह एक से अधिक राज्यों में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। तो जब न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है तब राज्यों की संचित निधि से दिया जाता है और उसकी रिटायरमेंट के बाद भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगर रिटायरमेंट के बाद भी इस राज्य की संचित निधि से दिया जाता तो यह राज्यों में एक काउंट्रोवर्सी होता कि किस राज्य द्वारा जो है उसे पेंशन और भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है। इसीलिए जो है उसकी पेंशन जो दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि वेतन जो है वो राज्यों की संचित निधि से दिया जाता है जब वो उस राज्य में कार्यरत होता है। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की संचित नीति से। निम्नलिखित में से किसने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संविधान की आत्मा कहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन बी सही है, ग्रेनविल ऑस्टिन। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। और यह हाल ही में चर्चा में था क्योंकि उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया है। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह चर्चा में था तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभाओं से संबंधित अनुसूची है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूची 8। देखिए इसकी अगर हम बात करें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका जो उल्लेख है किस अनुसूची में किया गया है? राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है उसका प्रावधान अनुसूची 4 में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत दोष सिद्धि न्यायालयी आदेश के विरुद्ध अपील अधिकार अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या फिर 22। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 देखिए, किसी भी दोष सिद्धि न्यायालय आदेश के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपील करने का अधिकार रखता है और यह अधिकार प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है जो उसे अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्निहित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन
बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और फिर 11 दिसंबर 1946 को इसका अस्थायी तौर पर जो राजेंद्र प्रसाद हैं इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाले शीर्ष राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर है बिहार। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 403 है, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288 और बिहार में 243। ठीक है, यह सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाले शीर्ष राज्यों का क्रम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान जो है इसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 5 में। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में जो विषय की बात की गई उसमें कार्यपालिका है, संसद है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है, संघ की न्यायपालिका का और भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग के अंदर अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है? 4, 5, 6 या फिर 9? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भाग 6 जो है इसमें जो है अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में किया गया है किसका? अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख। ठीक है, और इसमें भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सरकार, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, राज्य के उच्च न्यायालय और ये अधीनस्थ न्यायालय, इनका उल्लेख जो है संविधान के भाग 6 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रेम विवाह अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 28? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है इसका उल्लेख किया गया, कह सकते हैं इसका अधिकार दिया गया है। देखिए, प्रेमी विवाह अथवा अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में संरक्षण दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हादियाबाद में यह निर्णय दिया था कि संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से अथवा प्रेम विवाह करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 और किस मामले में यह निर्णय दिया गया था यह भी याद रखिएगा। हादियाबाद जो है इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महाधिवक्ता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए की जाती है। इसे भी सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं जो विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसमें सही नहीं है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो इसका जो कार्यकाल होता है अनुच्छेद 165 में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और महाधिवक्ता जो है इसका कोई नियत नियुक्ति कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो इसका जो है कोई कार्यकाल नहीं होता है निश्चित। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उपबंध किया गया है। प्रत्येक 6 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा गलत है। दूसरा और तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वो भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, न कि 6 वर्ष के अंतराल पर। ठीक, और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह NK सिंह नहीं बल्कि अरविंद पनगड़िया जो हैं वह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और NK सिंह जो है यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मूल संविधान में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के सिवाय अन्य सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। मूल संविधान में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है 73वां 74वां संविधान संशोधन जब ग्राम पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसका गठन किया गया था, उसके बाद जो है वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग है उसके गठन का भी प्रावधान किया गया था।
और इस संशोधन द्वारा जो है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय इस राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना नहीं की गई थी। राज्य को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुदान भी प्राप्त जो होता है, जो ग्राम पंचायतों को, वो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के बाद ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें यह राज्य हैं जिसमें वित्त आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है। कौन कौन राज्य हैं? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जो है, इसमें वित्त आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निर्वाचन आयोग क्या है? एक अस्थायी निकाय है, एक स्वतंत्र निकाय है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निर्वाचन आयोग जो है यह एक अस्थायी और यह एक स्वतंत्र निकाय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पिछड़ा वर्ग आयोग। यह एक गैर संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 340 के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं और समस्याओं के समन्वय, उनके अन्वेषण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अन्य जो दिए गए हैं जैसे राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सभी क्या है? ये सभी गैर संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग यह क्या है? यह आपका संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है, यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प जो है सही है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन की आपको पहचान करनी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों को उसकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो निर्देश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल समान रूप से उल्लेखित है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों क्यों उसकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, यह गलत है। देखिए यह इसका क्या हो जाएगा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों को उसकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें वृद्धि की जा सकती है लेकिन उसमें कमी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। अन्य विकल्प आपके सही हैं। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कैग की जो नियुक्ति है यह की जाती है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं है जिसके द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। कैग की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया है और इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकायुक्त के संबंध में विचार कीजिए। लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व विधानसभा में विपक्ष के नेता के सलाह पर लेना अनिवार्य है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। उक्त का संबंध किस अनुच्छेद से है यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। और अनुच्छेद 350 सब क्लॉज क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा प्रबंधन के उपबंध करता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ राष्ट्रीय दल दिए गए हैं और उसकी स्थापना दिया गया है, तो किसकी स्थापना कब की गई थी इससे आपको सम्मिलित करना है। इसमें अगर हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वह हुई थी 1964 में। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4132।
अन्य जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान समय में कितनी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? 6 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी है जिसकी स्थापना 2013 में, भारतीय जनता पार्टी और इसकी स्थापना 1980 में, और आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और यह सभी पार्टियां, इन सभी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और अभी हाल ही में मतलब 2022 में जो है 2023 में 3 पार्टियां ऐसी थीं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उन्हें जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनसे छीन लिया गया था, और एक पार्टी में अर्थात आम आदमी पार्टी, इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक जो पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था और 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4132। निम्न में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक नामावली तैयार करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा किया जाता है वो अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति प्राप्त है, न कि निर्वाचन आयोग के पास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति 1991, ताराकुंडे समिति 1981, तनखा समिति 2010, बोहरा समिति 2013। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तनखा समिति 2010। यह गलत है। देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का जो गठन है वह 1990 में किया गया था, ताराकुंडे समिति का 1974 में, तनखा समिति का 2010 में। देखिए, इसमें क्या पूछा है, कौन सही सुमेलित है? सॉरी, तो तनखा समिति 2010 यह सही है, अन्य जो विकल्प हैं वो गलत है। दिनेश गोस्वामी समिति का 1990 में किया गया था। ठीक है, ताराकुंडे समिति का जो गठन है वह 1974 में किया गया था, 1974 में किया गया था। बोहरा समिति का 1993 में किया गया था। ठीक है, और JS वर्मा समिति का जो गठन है 2013 में किया गया था, 2013 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। और इन सभी पार्टियों का ऐसा कह सकते हैं, इन सभी जो संगठन है, ठीक है, इनका मतलब जो गठन किया गया था किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह सभी जो है चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं जिन्हें चुनाव सुधार से संबंधित सुझाव देने के लिए इन सभी समितियों का गठन किया गया था समय समय पर। ठीक है, जिसमें दिनेश गोस्वामी का 1990 में, ताराकुंडे समिति का 1974 में, तनखा समिति का 2010 में, बोहरा समिति का 1993 में और JS वर्मा समिति का 2013 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक पंजीकृत राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा तभी दिया जा सकता है जब वह निम्न शर्तों को पूरा करता हो: यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता हो, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिला हो, या फिर एक पार्टी को 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। यह क्राइटेरिया कुछ हैं जो अगर फुलफिल होता है तो किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 315, 316, 317 या फिर 318। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 318। देखिए, संविधान में उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 318 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी मतलब कि उसमें कमी नहीं किया जा सकता, वृद्धि किया जा सकता है लेकिन कमी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है, जिसका प्रावधान किया गया किसमें? अनुच्छेद 315 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद या विधानमंडल संविधान के उपबंध के अधीन संघ या राज्य सेवाओं की भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करेंगे। लोक सेवक चाहे वह रक्षा सेवक का हो या फिर सिविल सेवा का, अपने पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई सा भी विकल्प इसमें गलत नहीं, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, दल परिवर्तन कानून के संबंध में विचार कीजिए। इस कानून को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था। दल परिवर्तन कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। देखिए, 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून कुछ संविधान में जोड़ा गया था
और इसे जो है 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो कानून है उसे रखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बोर्ड के सदस्यों का जो निर्वाचन है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 243 जेडके में। अपराध एवं दंड का उल्लेख 243 जेडक्यू में। समिति का लेखा परीक्षा अनुच्छेद 243 जेडएम और आम सभा की बैठक बुलाना अनुच्छेद 243 जेड एच। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आम सभा की बैठक बुलाना। इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 243 जेड एन में है, अनुच्छेद 243 जेड एन में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है। इस आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है, न कि सांविधिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो संविधान में किया गया है और संविधान की अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है इसका आपको बताना है। अंतर्राज्यीय परिषद, इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 263 में किया गया है। पंचायतों में चुनाव अनुच्छेद 243 के में। पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी और वस्तु एवं सेवा कर परिषद 289 ए। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीएसटी का उल्लेख अनुच्छेद 289 ए में नहीं है। ठीक है, जीएसटी जिसे 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया था, कह सकते हैं कि जीएसटी जो है जोड़ा गया था और अनुच्छेद 279 सब क्लॉज ए में जो है जीएसटी का उल्लेख किया गया, न कि 289। ठीक है, 289 है। ठीक है, 279 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 279 सब क्लॉज ए में जीएसटी का उल्लेख किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, जीवन बीमा निगम या फिर न्यायालय। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान और न्यायालय, इन्हें जो है राज्यों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद है और न्यायालय, इन्हें राज्यों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित को शामिल किया गया, जिसमें शामिल है जैसे भारत की सरकार एवं संसद हो गया, राज्य की सरकार और विधानमंडल हो गया, सभी जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, अन्य जो प्राधिकारियां हैं, इन सभी को जो है राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 और 4। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण जो दिया गया अनुच्छेद 30 में नहीं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 30 जो है यह कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 300 क 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे अंतः स्थापित किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। इसमें अगर हम बात करें, इसे 42वां संविधान संशोधन नहीं बल्कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार है इसे ट्रांसफ़र किया गया था 301 में, अनुच्छेद 301 में, और इसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में इसका प्रावधान किया गया है। भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में, और इसमें अनुच्छेद 49 जिसमें कहा गया है कि
राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48, यह कृषि, पशुपालन, आधुनिक और वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवन जो सुरक्षा है उसकी जो रक्षा करने की बात करता है, और इसमें कहा गया है कि यह उसका राज्य का जो है कर्तव्य होगा। ठीक है, किसकी? कृषि, पशुपालन जो है, वैज्ञानिक, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का रक्षा करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 के तहत। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य का यह प्रयास होगा जिसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है अनुच्छेद 38 में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में आता है? आश्रय का अधिकार, अच्छे सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार। इसमें आपको बताना है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसे समाहित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इन सभी को जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समाहित किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में रहने वाला कोई विदेशी नागरिक जो है व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसका जो उल्लेख है किसमें किया गया? व्यापार व्यवसाय एवं स्वतंत्रता की जो बात की गई है अनुच्छेद सब क्लॉज फर्स्ट और जो आपका 6 है, इसमें जो है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर 44वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंडारोपण की अनुशंसा नहीं की है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों और विदेशी सभी पर लागू होता है। किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही, कौन सा विकल्प क्या कह रहे, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी भी कानून की वैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है। ठीक, देखिए अगर हम बात करें स्वर्ण समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है, न कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की गई थी। मौलिक कर्तव्य नागरिकों तक सीमित नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वह नागरिकों तक सीमित नहीं है, विदेशियों का भी यह कर्तव्य है कि अगर वह भारत में है तो इन मौलिक कर्तव्यों का जो है पालन करें। और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया था कि किसी कानून की संवैधानिकता के निर्धारण में यदि न्यायालय को पता लगता है कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्क संगत माना जाएगा और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। या सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों का आदर करना, जन संपत्ति का संरक्षण करना, जन निर्वाचन में मतदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो निर्वाचन में मतदान करना जो है यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, अन्य जो दिए गए वो सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था? श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी जो सुनिश्चित किया गया था यह अनुच्छेद 43 सब क्लॉज फर्स्ट में जो है किया गया है, अनुच्छेद 43 सब क्लॉज 3 में किया गया है। और इसे भी जो है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 43 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना राज्यों का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 43 सब क्लॉज ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने का अनुदेश देता है। नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। केंद्र सरकार के आदेश पर इसे राज्यों द्वारा लागू किया जाता है। नीति निदेशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 3 या फिर 3, 4। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। केंद्र सरकार के आदेश पर इसे राज्यों द्वारा लागू किया जाता है, यह गलत है। ठीक है, देखिए राज्य की जो नीति निदेशक तत्व है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, जिसमें
यह कहा गया है कि देश के शासन में मूलभूत हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है यह देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण मतलब कोई कानून बनाते समय इनको भी ध्यान में रखना राज्यों का कर्तव्य होगा और इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है और इन पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। राज्यों के कर्तव्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को भी लागू करे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कल्याणवाद और कुछ दर्शन के नाम दिए गए और नीति निर्देशक तत्व। तो जैसे कल्याणवाद का संबंध किससे है? कल्याणवाद का जो संबंध है वह बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर से है। समाजवाद का जो संबंध है वह समान कार्य हेतु जो वेतन दिए जाते हैं, समाज कार्य के लिए समान वेतन, यह समाजवाद से संबंधित है। गांधीवादी दर्शन कुटीर उद्योगों का विकास करना, यह गांधीवादी दर्शन से क्या है? गांधीवादी दर्शन से जो है प्रतिपादित है, या कह सकते हैं कि उससे जो है निर्धारित होता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना जो है यह अंतर्राष्ट्रीयवाद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2413 2413। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम या कानून संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए हैं? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, दंड प्रक्रिया। इसमें आपको कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है इसमें अगर नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए कानूनों में इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी आ जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये भी आ जाएगा, विधि की सेवा प्राधिकरण ये भी, और ये सभी जो है इससे संबंधित हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी विकल्प सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। देखिए, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है और इसमें जो है इसका जो आचरण है निश्चित करता है और विधि के अंतर्गत इस कृत्य को दंडनीय अपराध माना गया है और किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिए जाने पर उसे संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए जो अयोग्य करार दिया जा सकता है। ठीक है, और अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, सही है। ठीक, अस्पृश्यता शब्द जो है इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 160 में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक सकता है। अनुच्छेद 15 में राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत है। राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक सकता है या गलत है? ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, देखिए कहा गया है क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इन आधारों पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है और राज्य जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक सकता है। पहला जो है क्या हो जाएगा? पहला जो है सही, पहला सही नहीं है क्योंकि राज्य द्वारा जो है अगर सार्वजनिक है, ठीक है, जैसे यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, जानलेवा संक्रमण बीमारी से पीड़ित है तो राज्य जो है उसे रोक सकता है। ठीक है, इसमें कुछ उपबंध लगाए गए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी प्रावधान बनाया जा सकता है, जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थान शामिल है, चाहे वे राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाले हों या फिर उसमें जो है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें क्या कहा है कि राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से नहीं रोक सकता है, ऐसा नहीं है, राज्य द्वारा उसे रोका जा सकता है। अगर ऐसा हो लगता है कि उसके प्रयोग से, उसके सार्वजनिक घाट के प्रयोग से अन्य जो व्यक्ति हैं उनके जीवन स्तर को खतरा उत्पन्न हो सकता है तो उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति देता है। वह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है और इसीलिए स्वयं एक मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है वहाँ व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद का अधिकार नहीं है। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला जो है सही नहीं है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रीट जारी करने का अधिकार देता है। वह उच्च न्यायालय, जहां सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो इसमें क्या क्या है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है केवल उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है, उच्च न्यायालय को नहीं। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहला सही हो जाएगा, मतलब पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। इसका आपको कहना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए है कि भारत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, और किसी भी संसद सदस्य नहीं होता है। मतलब जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा से आते हैं और वह जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। और इसी के साथ किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, जो उसकी अर्हता है लोकसभा का सदस्य बनने की होनी चाहिए, न कि संसद की। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। राष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए जो अर्हता है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, न कि संसद की। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उसके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायाधीश की, राज्य के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के मुहर लगे जो वारंट है उससे किया जा सकता है। अन्य की अगर हम बात करें, देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट एवं उनके हस्ताक्षर एवं मुहर द्वारा किया जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। किस मामले में उसके द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति ने पहली बार नहीं कह सकते हैं कि सबसे अधिक समय तक जो है पॉकेट वीटो शक्ति का उपयोग किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका प्रयोग कब किया गया था? 1986 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? संसद के दोनों सदन, राज्य की विधानसभा, राज्य की मंत्रिपरिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसमें अगर हम बात करें संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं, सही है। और राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। राज्य की मंत्रिपरिषद या विधान परिषद यह नहीं होता है। ठीक है, जबकि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। तीसरा इसमें गलत है क्योंकि विधान परिषद के सदस्य उसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे लाने के लिए 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसके पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्य संसद सदस्यों को शपथ दिलाना है। राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वीरेंद्र कुमार थे। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है, गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो संसद की भांति राज्य विधानसभा में भी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 110 में किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 110 नहीं, अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सदस्यों की जो संख्या है वह 30 होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख 161 में है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति से व्यापक है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से व्यापक है, न कि राज्यपाल की। तो पहला सही हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में, और इसमें अगर कुछ और देखें जैसे व्यापक है, किस मामले में व्यापक है? जैसे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को मृत्युदंड से संबंधित भी जो क्षमादान है उसकी शक्ति दी गई है। उसके साथ साथ जो है जो आपके सेना वगैरह है, ठीक है, जो सेना वगैरह हैं उसी समय जो सैन्य अदालत है उसके संबंध में भी क्षमादान की शक्ति का जो अधिकार है राष्ट्रपति के प्राप्त है, राष्ट्रपति के पास है, जबकि राज्यपाल के पास यह दोनों शक्तियां नहीं है। ठीक है, तो इस मामले में जो है कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वह राज्यपाल से व्यापक है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, यह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, इसे मंत्रिपरिषद सदस्य का दर्जा प्राप्त होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे मंत्रिपरिषद सदस्य का दर्जा प्राप्त होता है महान्यायवादी को, यह गलत है। देखिए, भारत का जो महान्यायवादी है देश के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखता है, यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। भारत के सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए एक विधि मंत्री होता है, इसलिए महान्यायवादी को मंत्रिपरिषद का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद का अभिन्न अंग होता है, यह देश का प्रथम नागरिक होता है, यह संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प राष्ट्रपति के बारे में सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में निम्न में से किस क्षेत्र से कुछ सदस्यों का मनोनयन नहीं कर सकता है? विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सहकारिता के संदर्भ में या कह सकते हैं कि सहकारिता से किसी सदस्य को राज्यसभा में मनोनयन नहीं कर सकते, जबकि विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। इसमें सहकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मंत्री, कुछ राज्यों के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उपयुक्त में से कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मंत्री। इन्हें जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय और अमेरिकी संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। यह राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है, और यह व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय पद्धति पर आधारित है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। भारत में राज्यसभा के राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। अमेरिकी उच्च सदन सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सीनेट में विशेष क्षेत्रों से सदस्यों को नामित करता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सीनेट में विशेष क्षेत्रों से सदस्यों को नामित करता है, यह आपका गलत हो जाएगा।
क्योंकि अमेरिकी संविधान में अमेरिकी राष्ट्रपति के सीनेट में विशेष क्षेत्रों से सदस्यों के नामित करने संबंधी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों के मध्य लोकसभा सीटों के आवंटन को स्थिर कर दिया गया था? 84वां और 42वां, 85वां 82वां, 84वां 45वां, या फिर 85वां और 45वां? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 82वां और 42वां। देखिए इसमें अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुसार संसद परिसीमन आयोग का गठन करने प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर निम्नलिखित 2 कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन करना और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन करना। पहला जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं इनका विभाजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 ईस्वी तक इसे स्थिर किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर उसके बाद किया गया था 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में, और उसके बाद इसे अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और अभी जो वर्तमान में जो है वो कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। ठीक है, तो 84वां और 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक सांसद कब संसदीय विशेषाधिकार और उन मुक्तियों का अधिकार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शपथ के बाद, जब वो शपथ ग्रहण कर लेता है उसके बाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने पर राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने पर उन्हें राज्यसभा से कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते संसद निर्धारित करता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा की सहमति अनिवार्य होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का सामान्यतः सत्र नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता। बाकी बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन यह सत्र होते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त हो जाता है? लोकसभा से पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, जिसके लिए संयुक्त बैठक आहूत की गई हो, दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन, दोनों सदनों द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मान लीजिए लोकसभा द्वारा पारित हो और राज्यसभा में लंबित हो, तो ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। लोकसभा निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार को आधार बनाया गया है। लोकसभा की सदस्यों के लिए जन्म से भारत की नागरिकता आवश्यक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा की सदस्यता के लिए जन्म से भारत की नागरिकता आवश्यक है या गलत है। देखिए लोकसभा के विघटन की दशा में लोकसभा से पारित, इसकी अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु, देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसका 2 विकल्प गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये कि लोकसभा की सदस्यता के लिए जन्म से कोई भारत का नागरिक, अगर वो भारत का नागरिक बन चुका है उसके बाद भी वह लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का सदस्य हो सकता है। इसके उदाहरण कौन है? सोनिया गांधी हैं। ठीक, और दूसरा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष थोड़ी होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये दोनों विकल्प आपके गलत हैं, बाकी पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 102 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी सदस्य की निर्योग्यता पर निर्णय ले सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित सदन का सभापति या फिर निर्वाचन आयोग? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों में शामिल नहीं है? कौन लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना, मंत्रिपरिषद और
राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी के रूप में कार्य करना, किसी विधेयक पर मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी के रूप में कार्य करना, यह जो है लोकसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही इसमें जो है सही सुमिलित करना है। अनुच्छेद 109 में किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 109 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है, धन विधेयक के संबंध में विशेष जो प्रक्रिया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। अनुच्छेद 102 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 इसमें विधेयक पर अनुमति जो दी जाती है उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2143। यदि लोकसभा द्वारा बजट प्रस्ताव को मंजूर न करने की दशा में क्या होता है? लोकसभा द्वारा अगर बजट प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाती है, इस दशा में मंत्रिपरिषद को क्या किया जाता है? त्यागपत्र देना पड़ता है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि लोकसभा की मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं है, ठीक है, इसके बाद इन्हें जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यसभा के उपसभापति को किस रीति द्वारा हटाया जाता है? राज्यसभा के उपसभापति जो हैं इन्हें हटाया जाता है राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है इन्हें हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान संशोधन से संबंधित राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? लोकसभा से कम, लोकसभा के समान या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान संशोधन से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं वह दोनों की शक्तियाँ क्या है? समान है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, 116 प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया, 117 वित्त विधेयक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 116 में प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 113 में किया गया है। और अनुच्छेद 116 जो है इसमें जो है लेखानुदान प्रत्यानुदान का उल्लेख किया गया, ठीक है। लेखानुदान प्रत्यानुदान का उल्लेख जो है किसमें किया गया? अनुच्छेद 116 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? 35 वर्ष की न्यूनतम आयु का व्यक्ति ही इसे धारित कर सकता है। संविधान में राज्यपाल को कूटनीतिक और आपातकालीन शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को स्थगित नहीं कर सकता है। संविधान में राज्यपाल को हटाने की विधि वर्णित नहीं है। इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यपाल जो है मृत्युदंड की सजा को स्थगित नहीं कर सकता है। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें कौन सा विकल्प गलत है? राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को स्थगित नहीं कर सकता है, यह जो है आपका गलत है। इसके द्वारा स्थगित किया जा सकता है। मृत्युदंड की सजा को माफ़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। माफ़ नहीं किया जाता है लेकिन उसे स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को स्थगित या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है परंतु उसे माफ़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस से जो है थोड़े डिफरेंस से जो है क्वेश्चंस गलत करा देगा, ठीक। राज्यपाल को जो है मृत्युदंड की सजा को स्थगित करने का अधिकार है लेकिन उसे माफ़ करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली के संबंध में क्या सही नहीं है? किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक विधान परिषद को स्वीकार करना अनिवार्य है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यह गलत है। देखिए राज्य में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में किसी राज्य विधानमंडल की दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संसदीय समितियों के संबंध में क्या सही है? लोक लेखा समिति में सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। भारतीय संविधान में इनके गठन कार्यकाल का प्रावधान नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं। नियम समिति का जो अध्यक्ष है या सदन का उपाध्यक्ष उपसभापति होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में इनके गठन कार्यकाल का प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 371 ज अगर इसकी हम बात करें, इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख किया गया, न कि मिजोरम का, ठीक है। 371 ज में अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख है। अन्य विकल्प आपके सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज लोकतांत्रिक केंद्रीकरण से संबंधित है। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज को शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पंचायती राज लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण नहीं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित समितियों तथा उनके स्थापना के वर्षों के संबंध में दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव, उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करें, अशोक मेहता समिति का जो गठन है 1977 में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायतों का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग जो है 9, भाग 9 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाता है। ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति, पंचायत क्षेत्र में निर्वाचित सूची में पंजीकृत व्यक्ति, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क व्यक्ति, या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क पुरुष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को जो है ग्राम सभा में शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पीने का पानी। 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों में कौन शामिल है। इसका जो सही आंसर है, देखिए, इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, पीने का पानी, इन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायती राज संस्थाओं को राजस्व निम्न में से किन स्रोतों से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों से प्राप्त होता है। चाहे वो केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान हो, या राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों से प्राप्त अनुदान हो। ठीक है, राज्य सरकार से, तो दोनों जो है सही हो जाएगा। शहरी स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसका जो संबंध है 12वीं अनुसूची से है। इसमें 19 कार्यकारी विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें जो उल्लेख किया गया 19 विषय नहीं है, बल्कि इसमें जो विषय हैं कितने हैं, इसमें जो है 18 विषयों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। प्रशासनिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक भिन्नता, सामरिक महत्व। उपयुक्त में से कौन भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश के गठन हेतु आधार बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी को जो है आधार बनाया जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक भिन्नता, सामरिक महत्व। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जब भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है, और इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसका जो उल्लेख किया गया है महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से कौन कितना होता है। 1, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। महान्यायवादी जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मिजोरम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इसमें शामिल है। ठीक है, त्रिपुरा किसमें, 6वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में इन चारों राज्यों को छोड़ करके अन्य जो जनजातीय क्षेत्र हैं पूरे भारत में उनका उल्लेख किया गया है। और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का उल्लेख किया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वित्त आयोग के बारे में सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर राज्य मंत्रिपरिषद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के अनुसार की जाती है। जबकि जो अन्य न्यायाधीश हैं
इनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, उनके क्षेत्र, उनकी शक्तियाँ और उनके क्षेत्राधिकार, स्वतंत्रता अधिकार उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उच्च न्यायालय के प्राधिकार या प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत नहीं आता है? नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामलों के संदर्भ में संविधान की व्याख्या, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है या किसके अंतर्गत? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है, न कि राज्य सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य का उच्च न्यायालय उस राज्य की राजधानी में ही स्थित है? ये आपको बताना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर उड़ीसा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है। देखिए, बिहार का पटना उच्च न्यायालय पटना में है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है, और उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है वह कटक में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन ऐसे मामलों को निपटाने का कार्य करता है जो मामले या तो न्यायालय में लंबित हैं अथवा न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय, लोक अदालत, व्यवहार न्यायालय या फिर ग्राम पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक अदालत। लोक अदालत ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रवर्तक माना जाता है? पी.एन. भगवती। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णम अय्यर दोनों लोग शामिल हैं। ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। इन दोनों लोगों को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा शक्ति दी गई है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया, गलत है। इसमें अगर हम बात करें, देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है। यहाँ पे जो है संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही न्यायिक समीक्षा शक्ति दी गई है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? अनुच्छेद 124, 137, 143 या 131। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 124 इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल क्षेत्राधिकार है उसका उल्लेख किया गया है। 137 सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और आदेशों की समीक्षा, अपने निर्णयों की समीक्षा करने की जो शक्ति दी गई है 137 में, और 143 में सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है उसका उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान सभा के 2 साल 11 महीने 18 दिन और 11 सत्र हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया था। संविधान सभा द्वारा ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले केवल पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, नागरिकता संशोधन जो 2019 में पारित किया गया था, जिसे 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले, इसमें प्रावधान क्या किया गया था? इसमें प्रावधान किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कहाँ से? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, संविधान के निर्माण से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा द्वारा एच.सी. मुखर्जी को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। इसे देखिए पहला या दूसरा क्वेश्चन ही हम लोग जो डिस्कस किए हैं, भीमराव अम्बेडकर नहीं बल्कि संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी, इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और 11 दिसंबर को जो इसकी अध्यक्षता की गई थी उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, और जो बी.एन. राव थे उन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। कब किया गया था? इसे पारित किया गया था 1781 में। 1781 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके मुख्य प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सर मॉरिस ग्वेयर जो है यह इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? विधि का शासन अमेरिका, सदनों की संयुक्त बैठक ब्रिटिश संविधान, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जर्मनी संविधान। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है, यह सही है। देखिए ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधि की प्रक्रिया और एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और परमाधिकार, यह सभी किस में लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से अगर हम बात करें तो इसे लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और न्यायालय की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, उपराष्ट्रपति का पद, यह सभी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणराज्य, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह लिया गया है कहाँ से? जापान के संविधान से। ठीक है, और आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है जर्मनी के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया था? विधि विरुद्ध, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा दास प्रथा जो है उसे विधि विरुद्ध जो है क्या घोषित किया गया था? विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। ठीक है, कि मतलब एक कानून के विरुद्ध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर एक्ट। और इसे जो पारित किया गया था विलियम बेटी के शासनकाल में इसे पारित किया गया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका जो नेतृत्व है वह अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। कैबिनेट मिशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पैथिक लॉरेंस जो है यह कैबिनेट मिशन कमीशन के अध्यक्ष थे, जो 1946 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचा था 1946 को। ठीक है, और पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, और इसके दो अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। यह जो है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अन्य जो लोग थे और उन्हें जो वित्त का आवंटन किया गया था विभाग का, उसे अगर हम देखें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, इनके पास राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेश मामले थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जान मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग। सी राजगोपालाचारी के पास जो है शिक्षा एवं कला विभाग। आई चुंदरीगिर के पास जो है वाणिज्य विभाग था। गजनफर अली खान के पास था स्वास्थ्य विभाग। योगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि विभाग था। अब्दुल रब नस्तार के पास डाक, वायु, रेलवे, संचार विभाग था। और सी.एच. भाभा के पास कार्य, खनन एवं ऊर्जा विभाग था। ठीक है, तो यह कुछ व्यक्ति हैं और इनके पास कौन से विभाग थे, इससे जो है क्वेश्चंस बन सकता है या फिर इसे मिलान करने के लिए पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता एवं राज्य की अस्तित्व की गारंटी दी गई है। बिना राज्यों की अनुमति के संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प जो है सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता एवं राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ, अर्थात राज्यों का विघटन या विभाजन हो सकता है लेकिन केंद्र का विभाजन नहीं हो सकता है। ठीक है, एक या दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाया जा सकता है या किसी राज्य से क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, इसीलिए इसे विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ कहा जाता है। और इसका उल्टा अमेरिकी संविधान है, जिसे अविभक्त राज्यों का अविभक्त संघ कहा जाता है, जिसमें न तो राज्य में बदलाव हो सकता है न ही केंद्र में हो सकता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। और बिना राज्यों की अनुमति से संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता, यह गलत है। राज्यों की सहमति के बिना भी संसद राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो विचार है कहाँ से लिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा में जो निर्वाचन है वह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, लेकिन अगर राज्यसभा में मनोनयन पूछ ले तो यह कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दोनों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल की नियुक्ति, जिसे कहा जाता है कि यह केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में कार्य करता है। ठीक है, और यह एकात्मक लक्षण का जो है क्या करता है, एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करता है। जबकि लिखित संविधान की सर्वोच्चता और संसद में राज्यसभा की उपस्थिति, यह सभी जो है संसदीय लक्षण के उदाहरण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय संविधान का नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपातकाल की घोषणा, क्योंकि केंद्र तो राज्यों में की जाती है, इससे जो है संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, तो यह एकात्मक लक्षण का उदाहरण है। ठीक है, न कि संघीय लक्षण का। जबकि लिखित संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह सभी जो है संघात्मक लक्षण का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस एक आप लोगों को आर में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रिक्वेंटली इसमें बन रहे हैं, तो आप लोग जो है इन सबको भी बहुत अच्छे से देखा करिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, जैसे न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समता है या समानता है, फिर बंधुत्व है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान संशोधन के गलत युग्म को पहचान के 61वां वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18, 52वां 10वीं सूची जोड़ी गई, 101वां GST और 91वां मंत्री बनने की योग्यता। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन मंत्री बनने की योग्यता, यह गलत है। देखिए, 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्री बनने की योग्यता नहीं, बल्कि इसमें क्या प्रावधान किया गया था, इसमें केंद्र और राज्यों के मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, क्या इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, कि केंद्र एवं राज्यों के मंत्रियों की कुल संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1973 के बाद के विषय जो 9वीं सूची में डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। किस वाद में बोला गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वामन राव बनाम भारत संघ मामले में 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 1973 के बाद अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, ये 1973 जिसमें केशवानंद भारतीवाद आया था, जिसमें मूल ढांचे का उल्लेख किया गया था। ठीक है,
तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर इसके बाद कोई विषय नवीन सूची में जोड़ा जाएगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा होगी, लेकिन इसके पहले अगर कोई विषय नवीन सूची में जोड़ दिया गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, और यह वक्तव्य जो दिया गया था वामन राव बनाम भारत संघ में दिया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। निर्वाचन का प्रावधान, निर्वाचन का जो प्रावधान है वह किया गया है भाग 15 में। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 6, मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 4, पंचायतों का उल्लेख भाग 9, संविधान संशोधन भाग 20। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार का भाग 4 में नहीं बल्कि 3 में है। ठीक है, और भाग 4 जो है नीति निदेशक DPSP से संबंधित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। राष्ट्रीय गान को उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत को पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, पहला सही है। राष्ट्रीय गान को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। जो राष्ट्रगान है उसे गीतांजलि से लिया गया है, और राष्ट्रीय गीत जो है उसे बंकिम चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रगान है वह कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि से। जो राष्ट्रीय गीत है वह आनंद मठ से लिया गया है। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम उपयुक्त को उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ठीक, 4, 2। सिक्किम का जो गठन किया गया था 1975 में किया गया था, 1975 में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का जो गठन है यह किया गया था 1987 में, 1987 में किया गया था। छत्तीसगढ़ का 2000 ईस्वी में, झारखंड का भी 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3 बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम 1970, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत, कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय संविदा अधिनियम 1970। यह गलत है। भारतीय संविदा अधिनियम जो आया था वह 1872 में आया था। ठीक है, 1872 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। अनुच्छेद 54 इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों की वरीयता अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी जो है वरीयता क्रम में ही है। प्रधानमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री के बाद जो है देखिए, अगर सर्वोच्च से देखें उच्च से, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, राष्ट्रपति, उसके बाद आएंगे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद राज्य के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री आएंगे, फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आएंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ समितियां दी गई हैं और उसके सदस्य दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कौन सही सुमिलित है, कौन सही सुमिलित है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, लोक लेखा में 30 होती है, सार्वजनिक उद्यम समिति में 22 होती है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। देखिए, लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें, लोक लेखा समिति में सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी होती है, 22 होती है, 22 होती है। और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 30 होती है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, लोक लेखा समिति में 22 होती है, सार्वजनिक उद्यम समिति में 22 होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 6 सूचना आयुक्त होते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपके गलत हैं। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना की गई थी 2005 में की गई थी, और इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, और इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक, मतलब कम से कम 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएगा। ये संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है। ठीक, और संवैधानिक निकाय है।
और इसमें जो है एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य शामिल नहीं होता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति जो होती है, इसमें कौन कौन शामिल होता है। प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या फिर नेपाली। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी इसमें शामिल है, जबकि संस्कृत, उर्दू और नेपाली इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया। जिसमें अगर हम बात करें 21वां, अब तक जो है इसमें 3 बार संशोधन भी किया गया था। ठीक है, एक बार किया गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसमें एक भाषा जोड़ा गया था सिंधी। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर 2003 में संशोधन किया गया था, 92वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसके बाद जो है इसमें भाषाओं की संख्या बढ़ करके हो गई थी 22। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी नहीं है, याद रखिएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट वाले प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल पर जा करके प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं और यह प्रैक्टिस सेट आपकी कंटिन्यू आएंगे। और कोशिश करूंगा कि अब जो है एक ही दिन में 2 प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कराए जाएं। और यह जो है जैसे राज्य व्यवस्था संविधान से रिलेटेड था, इसके बाद जो है जो आपका पीसीएस मंत्रा का प्रैक्टिस सेट है वो उसमें हम लोग इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वह मुख्य रूप से इतिहास से संबंधित होगा। तो कोई भी क्वेश्चन से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि एग्जाम टलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो भी बचे हैं जो भी दिन, उसमें मुख्य रूप से आप करंट अफेयर और जो प्रैक्टिस सेट्स उन पर फोकस करिए और जितना कर पा रहे हैं उतना करिए। कोई कन्फ्यूजन हो या फिर से और कोई मटेरियल चाहिए हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।